हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन। अगेन आपका स्वागत करता हूं जटैन क्लासेस पे। हमारा चैप्टर चला हुआ है सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। आगे हमें डिस्कस करना है सॉल्यूशंस के बारे में और भी बातें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। देखिए, मोस्टली जो सॉल्यूशंस हम अपने घर पे या कहीं पर भी प्रिपेयर करते हैं, वहां पर सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, हमारे पास सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल, आप पानी के अंदर नमक डालते हो तो सॉलिड सॉल्ट हो गया, एंड वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, तो व्हाट डू वी मीन बाय सोल्यूबिलिटी? क्या मतलब है सोल्यूबिलिटी का? कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। कई बार इसमें फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व होगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास सोल्यूबिलिटी कहलाती है। यहां पर एक बात लिखी गई है, पार्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी बहुत लो लेवल की चीजें हो जाएगी, हमें नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें जो फैक्टर्स हैं, कौन सी सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले पढ़ने हैं, सिंपल नहीं, हमें पढ़ना है कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। ध्यान से सुन लेना। देखिए, सॉलिड है आपके पास, सॉलिड, आपने इसको किसके अंदर डाल दिया है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई लिक्विड लिया, उसके अंदर आपने सॉलिड ऐड किया, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कुछ टाइम के बाद कि वो सॉलिड डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या हम ये बोलेंगे कि प्रोसेस स्टॉप हो गया? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब क्या हो गया कि जैसे ही सॉलिड का एक पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व होगा, वैसे ही जो पहले डिसॉल्व हो चुका सॉलिड है वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आ जाएगा, मतलब अनडिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा सॉलिड, सॉल्वेंट और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में। थोड़ा सा भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा तो पहले से जो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो चुका है वो वापस किस फॉर्म में चला जाएगा, अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में चला जाएगा। इट मींस इसके बाद यहां पर सॉलिड को डिसॉल्व करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। क्या करती है, डिपेंड। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। जो वो सोल्यूट है हमारे पास, सॉलिड सोल्यूट, उसका और सॉल्वेंट का नेचर। सबसे पहला है नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझिए। यहां पर एक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा है वो वैसे को ही क्या करने वाला है, डिसॉल्व। जैसे भी क्लास में आप देखिए, दो बच्चे बेंच पे जो बैठते हैं, ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जिनका कहीं ना कहीं नेचर आपस में मैच करता है। कोई बिल्कुल पढ़ाकू बच्चा, बिल्कुल शरारती बच्चे के पास नहीं बैठा मिलेगा। इसी तरह का रूल हमारे पास, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मींस जो वाटर होता है हमारे पास, वाटर, उसका नेचर बेटा कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। पोलर का मतलब है OH, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जहां पर ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आपको दिखने लग जाए, इट मींस वो सॉल्वेंट, वो मोलिक्यूल कैसा है, पोलर मोलिक्यूल है आपके पास। तो वाटर कैसा मोलिक्यूल है बेटा, पोलर मोलिक्यूल। तो वाटर कहता है मैं मेरे अंदर ऐसे सोल्यूट को डिसॉल्व करूंगा जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, या वो पोलर हो या वो आयनिक हो। तो कौन डिसॉल्व होंगे, पानी के अंदर बेसिकली पोलर और आयनिक सोल्यूट क्या हो जाएंगे, आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो भाई पानी में कौन डिसॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन ये पैदा होता है। पानी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स डिसॉल्व नहीं होंगे, बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगा, CCl4 वगैरह ये सब डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, ऑयल डिसॉल्व नहीं होंगे, घी डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही क्या करने वाला है, डिसॉल्व करने वाला है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी
लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। सुनना बात ध्यान से, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर, आप वाटर के अंदर क्या डालने जा रहे हो बेटा, कोई आयनिक सॉलिड NaCl डिजोल्व करने जा रहे हो। क्या डिजोल्व करने जा रहे हो? NaCl। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो समझने का यहाँ पर, मान लीजिए NaCl है, ये Na ये Cl। अब जब ये पानी के अंदर जाएगा तो डिजोल्व तो तब होगा ना जब NaCl से अलग होगा, NaCl से अलग होगा। तो उसको अलग करने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए। इस NaCl को आपस में डिसोसिएट करने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए। अब मान लो यहां पर एनर्जी चाहिए 30 किलो जूल। कितनी एनर्जी चाहिए? 30 किलो जूल। मैं एज्यूम कर रहा हूं ये टोटली। और पानी में मिक्स होने के बाद जो एनर्जी इसको मिलेगी, इसको जो एनर्जी मिलेगी पानी में डिजोल्व होने के बाद, वो है मान लीजिए 20 किलो जूल। तो बताइए इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए और इसको जितनी एनर्जी मिलेगी, तो ये वाली एनर्जी तो ज्यादा है, 30 किलो जूल इज ग्रेटर देन 20 किलो जूल। तो क्या डिजोल्व होगा? नहीं होगा, ये डिजोल्व नहीं होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होगी बेटा हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। कौन सी होगी? लैटिस एंथैल्पी। और पानी से जब ये मिक्स हो जाएगा, जो पानी से मिलने वाली एनर्जी है हाइड्रा, वाटर, वाटर से जो मिलने वाली एनर्जी वो क्या कहलाएगी बेटा हमारे पास? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो डिजोल्व होने के लिए जरूरी है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। वो लैटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी सोल्ट हमारे पास क्या होंगे? डिजोल्व होने वाले हैं। तो हम आगे चलते हैं बेटा थर्ड फैक्टर के ऊपर। कौन से फैक्टर पे चलते हैं? थर्ड। और वो क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। जनरली आप ये पढ़ते आए हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर क्या करती है? इंक्रीज करती है। जनरली आप ये देखते भी हो डेली लाइफ के अंदर, क्या है कि पानी के अंदर जब आपने नमक डाला है तो गर्म पानी में नमक आसानी से डिजोल्व हो जाता है, और ठंडे पानी में नमक इतना आसानी से डिजोल्व नहीं होता नमक या फिर चीनी वगैरह जो आप ऐड करके देखते हो। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सोलिबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड के अंदर वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुन ले। बट जब ये सॉलिड और सॉल्वेंट है आपके पास, इसका सोल्यूशन के साथ, किसके साथ? सोल्यूशन के साथ जो ये स्टेबलिश्ड इक्विलिब्रियम है, हम ये टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का बढ़ना या ना बढ़ना इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ये जो सोल्यूशन का प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है बेटा, वो एक्सोथर्मिक है या फिर कैसा है? एंडोथर्मिक है। सो बेटा यदि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, एक्सो, वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यदि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, यदि डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो प्रोसेस होने वाला है, यदि वो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो प्रोसेस होने वाला है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स थे हमारे पास कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, तो कौन से फैक्टर्स पर वो डिपेंड करने वाला है। आप ये ध्यान रखना, जो यहाँ पर NaCl का एग्जांपल लिया था 30 किलो जूल 20 किलो जूल, वो ऐसे ही दिया गया था। वैसे NaCl पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, बट यहाँ पर समझाने के लिए आपको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी एग्जांपल लिया गया था। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं बेटा, हमारे पास है सोल्यूशन है हमारे पास गैसेस का लिक्विड के अंदर। सो स्टूडेंट्स हम बात करें अब गैसेस का सोल्यूशन किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो ध्यान से समझिए इस चीज को, क्या गैसेस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती हैं? एग्जांपल के लिए पानी का गिलास लीजिए, उसमें एक स्ट्रॉ डाल दीजिए और हवा छोड़िए, उसके अंदर मुंह से हवा छोड़िए तो ऐसे गुड़गुड़ की आवाज आती है और हवा क्या निकल जाती है बाहर। तो सोचिए थोड़ा, क्या गैसें लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होती हैं या नहीं होती हैं? यदि होती हैं तो कैसे? चलिए पढ़ते हैं इस चीज को भी। तो गैस डिसॉल्व करनी बेटा हमें किसके अंदर? लिक्विड के अंदर।
तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है नहीं होती। तो आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल देखिए। किसका एग्जांपल? कोल्ड ड्रिंक। यू कैन सी कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है बेटा? CO2 गैस। इसका मतलब गैसेज लिक्विड के अंदर सोल्यूबल तो होती हैं, चाहे लेस अमाउंट में हो, लेकिन क्या होंगी? सोल्यूबल होंगी। तो सीधी सी मतलब है किस किस फैक्टर पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करने वाली। बेटा हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर नेचर। भाई ये नेचर तो हर जगह पे आएगा। जब भी नेचर आए इसका मतलब सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर आपको देखना पड़ेगा कि गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। यदि उस गैस की इंटरेक्शन सोलवेंट के साथ ज्यादा है तो गैस सोल्यूबल होगी, अदरवाइज गैसेस क्या होगी? लेस सोल्यूबल। यू कैन सी जो CO2 गैस होती है पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर हाईली सोल्यूबल होती है CO2 में। तो ये तो हम टोटली किसके बेस पे बताने वाले हैं? नेचर के बेस पे। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट, इस पे क्या करने वाला है? डिपेंड। सेकेंड फैक्टर है बेटा हमारे पास टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो आप देखिए यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस डिसोल्व कर दी है। इस कंटेनर के अंदर क्या डिसोल्व कर दी है? गैस। गैस के पार्टिकल्स हैं और आप नीचे आग लगा दो, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, आग लगा दी आपने, तो बताओ गैस के पार्टिकल के अंदर रहेंगे? नहीं, बाहर भाग जाएंगे। वो तो कहां भाग जाएंगे? बाहर। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। किसके अंदर बेटा? लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास मैं बता दूं, जो एक्वेटिक लाइव्स है बेटा, कौन है? एक्वेटिक लाइव्स, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं। तो बताइए उनको पानी के अंदर गर्मियों में अच्छा लगेगा या सर्दियों में अच्छा लगेगा? तो सीधा सा आंसर है सर्दियों में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर होता है कम, और टेम्परेचर कम होने से ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है पानी के अंदर, तो उनको सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलने वाली है? ज्यादा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। तो उनको किस सीजन के अंदर अच्छा लगेगा? पानी के अंदर कोल्ड सीजन के अंदर, कोल्ड वेदर के अंदर। तो बेटा थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या आ जाता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेनरीज लॉ। क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर? हेनरीज लॉ। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैसेस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज करेगी। एग्जांपल से समझिए आप, यहां पर क्या है? मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड है। क्या है ये बेटा? लिक्विड। और ये उसके ऊपर है गैसेस पार्टिकल्स। ये कौन से पार्टिकल्स हैं? गैसेस पार्टिकल। और आपने यहां पर लगाया हुआ है पिस्टन, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर एक वेट रखा है जिसका वेट है W1। तो इस वेट के कारण इस पे क्या अप्लाई हो रहा होगा? प्रेशर। और ये गैस लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत क्या होगी? डिसॉल्व। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप इसके ऊपर और भी ज्यादा क्या अप्लाई करिए? प्रेशर। इस पे और भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप देखेंगे कि इस लिक्विड के अंदर जैसे ही आप और भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहां पर अब दो वेट मैंने रख दिए हैं W1 एंड W2। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे आप जैसे ही, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो गैस है, गैस की अमाउंट है वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। क्या हो जाएगी? ज्यादा डिसॉल्व। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो क्या होने वाली है बेटा? इंक्रीज होने वाली है। तो इसी के बेस पर हमारे पास कौन सा लॉ आता है? हेनरीज लॉ। तो बेसिकली हेनरीज लॉ क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो हेनरीज लॉ बोलता है कि जो मास ऑफ गैस है, गैस का कितना मास लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा प्रेशर के। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने वाले उतने ज्यादा क्या होने वाला है? सोल्यूबल होने वाली है गैस की अमाउंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते तो एम किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? Kp के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर? Kp के इक्वल। दूसरी डेफिनेशन भी है हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि यदि हम अमाउंट ऑफ गैस को मान ले मोल फ्रैक्शन की टर्म में, किसकी टर्म में मान लेते हैं? मोल फ्रैक्शन की टर्म में। अब बताइए जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा ना डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, उतना ही ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन होगा। तो कहते हैं गैस का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज के अंदर की, वो कितना डिसॉल्व होगा?
वो डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करेगा? उसके पार्शियल प्रेशर पे। जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होता है उतनी ही ज्यादा गैस की सोलिबिलिटी होगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो यहां से यदि आप देखें तो XA किसके इक्वल आ जाएगा? यहां पर मैं नया कांस्टेंट ले आता हूं K डैश, इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? PA। इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? PA। अब यहां से PA की वैल्यू हम निकालें, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर, तो वो इक्वल हो जाएगा बेटा 1/K डैश इंटू XA। देखते रहिए किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो 1/K डैश, 1/K डैश को मैं मान लेता हूं KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। KH स्टैंड्स फॉर हेनरीज कांस्टेंट। तो बोलिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास फाइनली PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ। ये किसका फॉर्मूला बेटा? हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। तो हेनरी लॉ बेसिकली अब क्या कहता है कि किसी लिक्विड के अंदर यदि आपने कोई गैस को डिसॉल्व कर रखा है तो उसके अंदर, लिक्विड के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अरे खुद ही सोच लो कैसे। मान लीजिए क्लास के अंदर 12th क्लास के बच्चे हैं और कॉरिडोर में उस क्लास का शोर आ रहा है, नॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो बच्चे, और कॉरिडोर में क्या आ रहा है? उसका शोर। तो ये बताओ कॉरिडोर में कितना शोर आएगा बच्चों का, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। क्लास में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा शोर आएगा कॉरिडोर में, सिंपल सी बात है। इस लिक्विड के अंदर जितनी गैस सोल्यूबल होगी वही पार्शियल प्रेशर के अंदर टेक पार्ट भी करेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस is directly proportional to mole fraction and where KH is Henry's constant बेटा। KH क्या है हमारे पास? Henry's constant। Let's move towards the graph of this equation। चलिए ग्राफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है हेनरी लॉ की, PA is equals to KH into XA। देखिए डेफिनेशन लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करा, वो डेफिनेशन आप कहीं से भी बना सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट डाउन कर सकते हो आप। तो यहां से यदि हम बात करें हेनरीज कांस्टेंट, तो हेनरीज कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा बेटा? यहाँ पर PA डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पर? XA KH, यही आएगा। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी बेटा? डिफरेंट होने वाली है। तो यहां से हमें क्या सीखना है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि हम टेम्परेचर को बेटा क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो देखिए क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से? खुद सोचिए। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो डिसॉल्व्ड गैस है वो बाहर भाग जाएगी। कहां भाग जाएगी? बाहर, अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो उससे क्या होगा? जो मोल फ्रैक्शन है गैस का डिसॉल्व्ड फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। और यदि XA कम हो जाएगा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन XA डिक्रीजेस, हेंस KH। So beta, if temperature increases, then XA decreases, hence KH increases। तो KH की वैल्यू क्या करने वाली है? इंक्रीज करने वाली। तो आ जाते हैं इस इक्वेशन में दोबारा से, P is equals to KH into XA। इसको स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं, Y is equals to MX। तो X एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा हमें बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो लुक एट दैट, X एक्सिस पे ले लिया हमने मोल फ्रैक्शन, Y एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब यू कैन सी स्लोप पॉजिटिव है और ये बिना इंटरसेप्ट वाली लाइन है, तो कहां से शुरू होगी? ओरिजिन से। कहां से शुरू होने वाली है? ओरिजिन से। तो आप यहां पर देख भी सकते हो XA और PA का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। ये किसका ग्राफ है? हेनरीज लॉ का ग्राफ है बेटा, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि यदि हमारे पास किसी गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है बेटा, किसी गैस की सोल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा, तो XA की वैल्यू ज्यादा होगी, तो बताइए KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? KH की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरह से KH का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, सोल्युबिलिटी के साथ हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये बात कर रहे थे हम हेनरीज लॉ की। तो फिर से बता दूं मैं, हेनरीज लॉ बेसिकली क्या बताता है, गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर प्रेशर के कारण कैसे चेंज होने वाली है, वो कौन बताता है, हेनरीज लॉ। उसने बताया कि मास ऑफ गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। यहां से हमने इक्वेशन निकाली, हमने सोचा कि मास को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकाल देते हैं कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो इज इक्वल टू आ गया, नया कांस्टेंट ले के डैश पीए, पीए की वैल्यू ऐसे निकाली 1 बाय के डैश इनटू एक्स, 1 बाय के डैश मैंने पुट कर दिया हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल, तो के एक्स इनटू एक्स आ गया। दिस इज हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहां कहां हेनरी लॉ का यूज होता है। देखिए, हम सांस लेते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स इनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोलिबिलिटी है जो ब्लड के अंदर वो क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। अरे भाई, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड के अंदर गैस की सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो किसके बेसिस पे हो रही है, हमारे पास हेनरीज लॉ के बेसिस पे। दूसरी बात, समुद्र के अंदर जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उनमें CO2 गैस फील करते हैं हाई प्रेशर के साथ। किसके साथ फील करते हैं बेटा, हाई प्रेशर के साथ। तो वो भी क्या किसकी एप्लीकेशन के अंदर काउंट होने वाला है बेटा, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन के अंदर क्या होने वाला है, काउंट होने वाला है। दूसरा बेटा, सी डाइविंग के अंदर जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं, किसके अंदर डुबकी लगाते हैं, समुद्र के अंदर, तो वो अपने कंधे पर एक वो सिलेंडर लेकर जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, और कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। तो जनरली क्या होता है, जब वो पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो पानी के अंदर तो हाई प्रेशर होता है। क्या होता है पानी के अंदर, हाई प्रेशर, क्योंकि पानी के कारण हाई प्रेशर है। तो ये तीनों की तीनों गैस उनके ब्लड के अंदर क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती है। ब्लड के अंदर तीनों गैस ही क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन के कारण वहां पर बैंड्स बन जाते हैं, उनके नर्व्स के अंदर क्या बन जाते हैं, बैंड्स, मतलब इस तरह से नसें फूल जाती हैं उनकी, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिकली यूज हो जाएगी जब नर्व्स के अंदर जाएगी। लेकिन जैसे वो सरफेस के ऊपर आते हैं, एकदम से ऊपर आते हैं बाहर निकलकर, तो इन नर्व्स के अंदर जो वो नाइट्रोजन गैस है वो इस नर्व्स पे प्रेशर लगाने लग जाती है, जिसके कारण उनको किस चीज की दिक्कत हो जाती है, बैंड्स की। उनसे बचने के लिए वो कौन सी गैस लेकर जाते हैं हमारे साथ में, हीलियम गैस लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग जाते हैं। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, पहाड़ों में चले गए हैं, नैनीताल चले गए हैं, मसूरी चले गए हैं, तो वहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण जो गैस की सोलिबिलिटी है हमारे ब्लड के अंदर वो भी कम होगी। ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी है हमारे ब्लड के अंदर वो भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो वहां पर एक ऐसी सी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ कि चक्कर आने लग जाते हैं, सिर में दर्द हो गया, इसको एनक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनक्सिया। तो आई होप आप सबको हेनरीज लॉ समझ में आया होगा। सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोलिबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये समझ में आया होगा। तो और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए Z10 क्लासेस के साथ।